ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। दरअसल सीक्रेट अंडरग्राउंड से बाहर निकलने के तुरंत बाद ही भूमिका के फोन पर कॉल आती है और यह अर्जुन सिंह की कॉल थी, इसलिए भूमिका कॉल को इग्नोर नहीं करती। इस वक्त अर्जुन सिंह के कॉल आने का मतलब था कि कुछ न कुछ बहुत जरूरी ही होगा, इसलिए भूमिका अपना फोन उठाते हुए कौटिल्य से दूर होकर एक ओर चली जाती है। उधर से अर्जुन सिंह उसे सारी बात बता देता है, साथ में यह भी कि उन दोनों का वहां पहुंचना कितना जरूरी है। इसके अलावा अर्जुन सिंह यह भी कहता है, फिलहाल मैं वहां चला जाता हूं, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा उसकी रिपोर्ट मैं तुम्हें दे दूंगा। भूमिका अच्छी तरह जानती थी कि उसे अपने किडनैपिंग के सच को बाहर आने से रोकने के लिए मारवा हाउस में ही रुकना होगा। इसके अलावा वह इस बात की नजाकत को भी समझती थी कि उसका घटना स्थल पर होना कितना जरूरी है। इसलिए भूमिका अर्जुन सिंह से कहती है, मेरा वहां होना जरूरी है। मैं जानती हूँ कि तुम लोग नहीं चाहते कि मुझे वहां कोई देखे, इसलिए मैं कैजुअल में अपने चेहरे को ढककर ही वहां आऊंगी। ऑन रिकॉर्ड में ऑन लीव रह सकती हूँ, इससे मैं वहां की स्थिति का जायजा भी ले पाऊंगी और साथ ही मेरे अपहरण का सच केवल एक ही सवाल ही बना रहेगा। इसके बाद वह कौटिल्य के साथ अपने कमरे तक जाती है ताकि कौटिल्य को इस बात का एहसास न हो पाए कि भूमिका अभी भी आराम करने वाली नहीं है। जैसे ही कौटिल्य अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है, वैसे ही भूमिका झट से चेंज करने के बाद मारवा हाउस से निकल जाती है। चेहरा ढका होने के बाद भी अनिका टीवी पर भूमिका को देखने के बाद आसानी से उसके बॉडी लैंग्वेज के कारण पहचान लेती है। इस वक्त न भूमिका जानती थी कि अनिका ने क्या किया है, न अनिका जानती थी कि कौटिल्य और भूमिका ने मिलकर योजना को किस तरह से अंजाम दिया है। एक दूसरे की जरूरी बातों से अनजान वह दोनों ही अपने अपने काम में लगी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ दमयंती देवी का किला। रुद्रमा देवी अब तक दिल्ली के लिए निकल चुकी थी। वह कुछ ही घंटों में दिल्ली पहुंचने वाली थी। यहाँ दमयंती देवी को यह खबर मिल चुकी थी कि दिल्ली की आज की सबसे बड़ी खबर क्या है। दमयंती देवी की एक सिपाही सन्याल पार्टी हाउस की खबर देने आती है और सिर झुकाने के बाद दमयंती देवी से कहती है, माँ साहब, सन्याल पार्टी हाउस में मौजूद हमारे किसी भी साथी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। इससे पहले कि वह स्त्री आगे कुछ कहती, दमयंती देवी उसके बात को बीच में ही काटते हुए बड़ी ही बेफिक्री और बेरुखी से कहती है, हाँ हाँ मैं जानती हूँ। इसके बाद अपनी आंखों के सामने चलती हुई स्क्रीन की तरफ हाथ करते हुए कहती है, यहाँ सब दिखाई दे रहा है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि हमारे सिपाहियों से संपर्क ना हो पाने की वजह क्या है, लेकिन इस पर मुझे अभी और जानकारी नहीं चाहिए। इस वक्त मुझे जो जानकारी चाहिए केवल उसका पता लगाओ। यह कहकर दमयंती देवी दूसरी ओर घूम जाती हैं। दमयंती देवी के लिए यह बड़ी खबर आज किसी भी प्रकार से सोचने का विषय नहीं थी, क्योंकि उसके कान जो सुनना चाहते थे अभी तक उस खबर को सुनाने वाला कोई नहीं था। जैसे ही वह स्त्री जी माँ साहब कहकर उल्टे पांव लौट जाती है, ठीक उसी वक्त एक दूसरी स्त्री सिपाही वहां पहुंच जाती है। उसके पैरों की आहट सुनकर दमयंती देवी अपना एक हाथ ऊपर करके उसे बोलने का इशारा करती है। दमयंती देवी की अनुमति मिलते ही वह स्त्री कहती है, माँ साहब, रोहित के बच्चे घर से पूरी सिक्योरिटी के साथ बाहर निकले हैं। वह किस ओर जा रहे हैं, इस बारे में पूरी सूचना कुछ ही देर में मिल जाएगी। यह सुनते ही दमयंती देवी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वह उत्सुकतावश कहती है, तो तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जल्दी जाओ और पता लगाओ। जो भी सूचना मिले उसे सबसे पहले रुद्रमा देवी तक पहुँचाओ। अब वह स्त्री सिर झुकाकर कहती है, जी माँ साहब। अब जैसे ही वह स्त्री वहाँ से लौटने लगती है, ठीक उसी वक्त
दमयंती देवी को कुछ याद हो आता है और वह उसे रोकते हुए कहती है, रुको। दमयंती देवी की कड़क आवाज सुनते ही वह स्त्री अपनी जगह पर रुक जाती है और दोबारा से अपने दोनों हाथ बांधे और अपना सिर झुकाए दमयंती देवी की तरफ घूमकर खड़ी हो जाती है। वह दमयंती देवी के अगले आदेश का इंतजार करने लगती है। कुछ पल खामोश रहने के बाद दमयंती देवी कहती है, हम सच के सामने आने तक किसी तरह की उधेड़-बुन में अपना और नुकसान नहीं कर सकते हैं, इसलिए जितना जल्दी हो सके अप्सरा को खबर भिजवाओ कि वह तुरंत उस स्थान को छोड़ दे। निश्चित ही उसका भेद खुल चुका है। अब वह वहाँ सुरक्षित नहीं है। जीवन रहेगा तो जवानी रहेगी। एक मृत शरीर स्वप्न नहीं देख सकता, लेकिन एक जीवित देह नए आविष्कार कर सकती है। दमयंती देवी के चुप होने के बाद वह स्त्री एक पल के लिए इंतजार करती है, लेकिन जब दमयंती देवी आगे कुछ नहीं कहती तब वह अपना सिर झुकाती है और फिर कहती है, जी माँ साहब। इतना कहकर वह उल्टे पांव लौटने लगती है कि तभी दमयंती देवी एक बार फिर से अपनी रोबीली आवाज में कहती है, सुनो। वह स्त्री अपनी जगह पर ही रुक जाती है। अब दमयंती देवी कहती है, मैंने उस भूमिका मारवा के बारे में पता लगाने के लिए कहा था, उसकी क्या सूचना मिली है आपको? वह स्त्री सिपाही कहती है, माँ साहब, हम सभी उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान सूचना यह है कि दिल्ली में घटे उस बड़े हादसे में पुलिस फोर्स के सभी डिपार्टमेंट अपने अपने काबिल ऑफिसर को लेकर वहां मौजूद हैं, लेकिन भूमिका मारवा अभी तक कहीं दिखाई नहीं दी है, जबकि उसके डिपार्टमेंट के लोग भी वहां मौजूद हैं। दमयंती देवी की वह स्त्री सिपाही आगे कहती है, हम निश्चित तौर पर यह नहीं कह सकते कि इस वक्त वह कहाँ है, क्योंकि बहुत कोशिश करने के बाद भी हम उसके फोन नंबर को ट्रेस नहीं कर पाए हैं। उसके सभी डिवाइस हाई लेवल सिक्योरिटी में है। हमारी अब तक की गई सभी कोशिशें बेकार हो चुकी हैं। उसकी किसी भी डिवाइस को हैक कर पाना लगभग नामुमकिन साबित हो चुका है, लेकिन फिर भी हम अभी उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करने में लगे हुए हैं। इतना कहने के बाद वह स्त्री एक पल के लिए चुप हो जाती है और फिर डरते डरते दोबारा कहना शुरू करती है, माँ साहब, अपने सभी प्रयासों के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि केवल दुनिया का बेस्ट हैकर ही ऐसे सिक्योरिटी वॉल तैयार कर सकता है। हम इस जरिए से भूमिका मारवा तक कभी नहीं पहुँच पाएंगे। हमें इसके लिए अन्य तरीकों का प्रयोग करना होगा। हम अपनी तरफ से इसकी पहल पहले भी कर चुके हैं। अपने साथी सिपाहियों को काम पर लगा दिया गया है। अब जैसे ही कोई जानकारी हासिल होगी हम तुरंत उस सूचना के साथ यहाँ हाजिर हो जाएंगे। इतना सुनने के बाद दमयंती देवी चुप रह जाती है और फिर एक पल के बाद अपने हाथ से उस स्त्री को जाने का इशारा करती है। अब वह स्त्री अपना सिर झुकाती है और वहाँ से चली जाती है। अब दमयंती देवी एक बार फिर से मन ही मन योजनाएं बनाने लगती हैं। अब तक उसे इस बात का आभास हो चुका था कि जंग का आगाज हो चुका है। अब वह वक्त आ गया है जब जल्द ही आमना सामना होगा। वह इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। वह चाहती थी कि वह जीत भी हासिल करे और साथ ही मंजिल भी। वहीं दूसरी तरफ मारवा हाउस। प्रीति इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि बीती रात अनिका ने जागकर बिताई है, इसलिए वह उससे मिलने के लिए उसके बेडरूम की ओर जा रही थी। वह इस वक्त ऐसी कसम में फंसी हुई थी कि खुद किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। अंत में उसे यही सही लगा कि इस विषय पर अनिका से बात किया जाए और उसके निर्देश अनुसार आगे की कार्रवाई किया जाए। इधर रोहित, जिसने अभी थोड़ी देर पहले अनिका को बिस्तर पर बिठाकर शांत किया था, वह अपनी बात को कहने का सही मौका देखकर अनिका के पैरों के पास फर्श पर ही घुटनों के बल बैठ जाता है और अनिका के दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लेता है। फिर अनिका की आंखों में देखते हुए एक दोषी की तरह कहता है, अनिका, क्या अब तुम मेरी बात कहने का एक मौका दोगी? प्लीज, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। अनिका भी रोहित को आनंद सन्याल हाउस पर घटी घटना के महत्वपूर्ण भाग तुरंत बताना चाहती थी, लेकिन जिस तरह से रोहित पहले अपनी बात कहने के लिए मौका मांग रहा था, अनिका उसे मना नहीं कर पाती है।
और वह मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहती है, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, मुझे खुद भी तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। लेकिन अगर तुम्हारी बात इतनी ज्यादा जरूरी है तो फिर ठीक है, पहले तुम कहो। ऐसा कभी नहीं हुआ था जब अनिका कुछ कहना चाहती हो और रोहित उस बात को सुनने की जगह पहले अपनी बात रखना चाहता हो। आज दोनों के ही पास बेहद जरूरी बातें थी जो एक दूसरे से अभी कह देना अति आवश्यक था, लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही अनिका रोहित की बात सुनने के लिए तैयार होती है, रोहित के चेहरे पर खुशी झलक आती है। वह अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है, देखो अनिका, मुझे गलत मत समझना। मैंने जो कुछ भी किया वह मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ कह पाता, प्रीति दरवाजे पर पहुंच जाती है और हड़बड़ी में तेजी से दरवाजा खटखटाना शुरू कर देती है। अनिका दीदी, आप कहाँ हो? इस वक्त इस धरती पर आपकी जरूरत सबसे ज्यादा मुझे यानी कि आपकी छोटी बहन को है। प्लीज हेल्प मी। इस आवाज को सुनकर साफ पता चल रहा था कि बोलने वाला हाँफ रहा है। प्रीति की आवाज में परेशानी साफ साफ सुनाई दे रही थी, इसलिए अनिका अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और पहले रोहित के चेहरे की तरफ देखती है। प्रीति की आवाज सुनते ही रोहित के चेहरे पर मायूसी छा जाती है, क्योंकि वह किसी भी इमरजेंसी में अनिका को प्रीति को इग्नोर करने के लिए नहीं कह सकता था और वह खुद भी प्रीति को अपनी छोटी बहन की तरह ही समझता था। इसलिए वह मजबूरन अनिका की तरफ देखकर अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है। अब अनिका आगे बढ़ती है और जाकर दरवाजा खोल देती है। अनिका को अपनी आंखों के सामने देखकर प्रीति लंबी गहरी सांस लेती है। वह तेज तेज सांसें ले रही थी और उसे अपना एक हाथ उसने अपने पेट पर रखा हुआ था। अनिका उसे देखकर कहती है, सबसे पहले तुम अंदर आओ, थोड़ा पानी पी लो, रिलैक्स हो जाओ, फिर बताओ कि क्या हुआ है। ऐसा कहकर अनिका पलटकर अंदर जाने लगती है कि तभी प्रीति अनिका की कलाई पकड़ लेती है और दरवाजे से बाहर ही उससे कहती है, नहीं दी, फिलहाल मुझे कुछ और नहीं चाहिए। इस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद चाहिए। आप नहीं जानती कि भूमिका दीदी मेरे लिए कौन सा और कैसा पहेली का जाल बिछाकर आराम करने गई हैं। अब आपके अलावा यहाँ कोई नहीं जो इस पहेली को सुलझाने में मेरी मदद कर सके। अब अनिका वापस प्रीति की ओर एक कदम बढ़ जाती है और हैरानी से पूछती है, आराम करने गई है मतलब? प्रीति पलटकर जवाब देती है, मेरा मतलब कि वह अपने कमरे में सो रही होंगी। इस वक्त उन्हें परेशान न किया जाए, इसके इंस्ट्रक्शन वह मुझे पहले ही देकर गई हैं। इसके अलावा वह मुझे यह टास्क देकर गई हैं, जिसे मुझे खुद ही सुलझाना भी है। फिर छोटे बच्चों जैसा चेहरा बनाते हुए कहती हैं, मतलब वह इस प्रॉब्लम को खुद भी सॉल्व नहीं कर पाई हैं, जिसे लेकर मैं इस वक्त आपका दरवाजा खटखटा रही हूँ।